हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू लर्निफाई। आज से हम पाकिस्तान अफेयर्स के प्री पार्टीशन के पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं। इस पोर्शन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 4 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 712 से 1206 तक, सेकंड पार्ट में 1206 से 1526 तक, थर्ड पार्ट में हम मुगलिया दौरे हुकूमत को डिस्कस करेंगे टिल 1857 और फोर्थ पार्ट में 1857 से लेकर 1947 तक के पोर्शन को हम कवर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम पे जंप करने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि जो मुस्लिम्स रहे हैं उनके सब कॉन्टिनेंट के साथ रिलेशन कैसे रहे हैं प्रीवियसली। तो ये जो अरब थे, दे केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज अ ट्रेडर लॉन्ग बिफोर दे केम एज इन्वेडर। इन्वेडर के तौर पे तो ये 712 में आए हैं, उससे पहले ये ट्रेड पर्पज से आया करते थे। इवन इस्लाम के अरबिया में इस्टेब्लिश होने से पहले ये जो अरब ट्रेडर्स थे ये साउथ वेस्ट मालाबर रीजन में आया करते थे ट्रेड पर्पज से। लेकिन ये जो ट्रेड पर्पज होता था इट वाज टोटली वन साइडेड अफेयर। इंडियंस नहीं जाते थे ट्रेड करने के लिए बिकॉज इंडियंस का ये बिलीव था कि इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर कास्ट। और इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है। इस्लाम के इस्टेब्लिश होने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में, उस वक्त ओमान के गवर्नर थे सरकाफी, उन्होंने एक एक्सपीडिशन भेजी इसी एरिया में विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम हजरत उमर फारूक। जब हजरत उमर फारूक को इस चीज़ का पता चला सो ही डिसलाइक्ड ओवरसीज एक्सपीडिशन और उन्होंने बोला कि फर्दर कोई एक्शन ना लिया जाए। बाद में हजरत उस्मान गनी के दौर में एक एक्सपीडिशन भेजी गई, ये बलोचिस्तान और सिंध के एरिया में, बट इट वॉज टोटली फॉर रिसर्च पर्पज कि ये जानने के लिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की लैंड कैसी है। लेकिन जब मिशन ने रिपोर्ट प्रेजेंट की तो रिपोर्ट इंकरेजिंग नहीं थी, इसलिए फर्दर पेनिट्रेशन जो इंडिया की तरफ थी उसको रोक दिया गया, उसको ड्रॉप कर दिया गया। बाद में जो फोर्थ खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक अरब ऑफिसर को अपॉइंट किया गया इस मिशन के लिए कि ये जो परसू करे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मिशन को। लेकिन इंडिया जो है वो अनकंक्वर्ड रहा है उमैय्यद्स के दौर तक। अब देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ उमैय्यद्स के दौर में कि जिसकी वजह से मुस्लिम्स ने कैप्चर किया सब कॉन्टिनेंट को। तो उमैय्यद खलीफा वलीद बिन मालिक के दौर में हजाज बिन यूसुफ को अपॉइंट किया गया गवर्नर ईस्टर्न प्रोविंसेस का। बगदाद की बात हो रही है। उस वक्त राजा दाहिर जो कि एक ब्राह्मण रूलर थे, वो सिंध के रूलर थे एंड ही वाज नोन टू बी अनपॉपुलर अमंग हिज सब्जेक्ट्स, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ अपनी रियाया या अपनी आवाम के साथ लीनियंट नहीं थी। उन्होंने प्रोटेक्शन भी दी हुई थी पायरेट्स को जो कि कोस्टल एरियाज में बड़े एक्टिव थे और जब भी उन्हें चांस मिलता था वो लूट मार किया करते थे। इसी टाइम में जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे जो कि सिलोन आज के प्रेजेंट डे श्रीलंका में रहते थे, उनकी में से कुछ ट्रेडर्स की डेथ हो जाती है। तो वो जो सिलोन का रूलर था उसने ये काम किया कि विडोज़ और जितने भी ऑर्फन्स थे उनको दोबारा बगदाद भेजने के लिए प्लानिंग की। उसने और ये जर्नी जाहिर सी बात है सी के थ्रू होनी थी और 8 कश्तियों का एक कारवान तैयार किया गया। और जाहिर सी बात है जब ये गुजरेंगे तो ये बगदाद जाते हुए देबुल की सी पोर्ट से गुजरेंगे और देबुल क्या है, सिंध की साहिली पट्टी के साथ जाता है। तो यहाँ पे जब उनके वो कश्तियों का कारवान पहुंचता है तो सिंधी पायरेट्स जो थे उन्होंने वहाँ पे उनको लूट लिया और इसके अलावा वुमेन और जितने भी ऑर्फन्स बच्चे थे उनको लेके चले गए एज अ प्रिजनर। जब ये बात पहुंचती है बगदाद में तो हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को खत लिखा और बोला कि जितने भी मुस्लिम कैप्टिव्स हैं और लूटेड आइटम्स हैं उनको वापस दे दिया जाए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश किया जाए। राजा दाहिर ने कहा कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है पायरेट्स के ऊपर एंड ही इज़ पावरलेस इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पे फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने ये सोचा कि अब वहाँ से उनको लाने के लिए किसी तरीके से सिंध पे हमला किया जाए। उस वक्त बगदाद में अब्दुल मालिक जो थे वो रूलर थे, उन्होंने परमिशन नहीं दी सिंध पे हमला करने की। लेकिन बाद में जब वलीद बिन मालिक बनु उमैया के दौर में वो रूलर बने तो उन्होंने परमिशन दे दी और पहले 2 एक्सपीडिशन भेजी गई। अब्दुल्ला बिन नबीहान को भेजा गया और बदाइल मजाली को भेजा गया। इन दोनों को जय सिंह ने शिकस्त दे दी। फिर तीसरा जो था वो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम नेफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे हज्जाज बिन यूसुफ के। और जब उनको और उस वक्त वो फारिस के गवर्नर भी थे। जब उनको यहाँ पे भेजा गया उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी। उनको 15,000 की आर्मी के अंडर भेजा गया और उन्हें फर्स्ट टाइम मंजनी यूज़ की गई थी। जब वो देबुल पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनकी लड़ाई होती है जय सिंह के साथ 8 दिन तक। अब कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि देबुल का जो किला था वहाँ पे एक फ्लैग था और हिंदू उसको तिलस्माती झंडा मानते थे। जब ये बात मोहम्मद बिन कासिम तक पहुंची तो उन्होंने मंजनीक के थ्रू उस झंडे को गिरा दिया। तो फिर हिंदू जितने भी पंडित वगैरह है उन्होंने कहा कि अब तिलस्माती झंडा तो गिर गया है, अब आपकी शिकस्त जो है वो पक्की है। तो जय सिंह जो होता था जिसको कश्यप भी कहा जाता वो वहाँ से भाग गया। जय सिंह भाग गया तो उन दिबोल को कैप्चर कर लिया गया। उसके बाद नीरौन, बहरोज, सिस्तान, बदीहा, सिसोम इन एरियाज को कैप्चर कर लिया गया। फिर अब मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई हुई राजा दाहिर के साथ और ये 3 दिन की लड़ाई हुई थी अरौर के मकाम पर, जिसको बैटल ऑफ अरौर भी कहा जाता है। इस जंग में 3 दिन की लड़ाई के बाद राजा दाहिर की डेथ हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान की तरफ मार्च किया और मुल्तान को कैप्चर कर लिया। मुल्तान को कैप्चर करने के बाद ब्राह्मणाबाद को कैप्चर किया गया क्योंकि जो राजा दाहिर का बेटा था जयसिंह को ब्राह्मणाबाद किया हुआ था। तो 6 मंथ की लड़ाई के बाद वहां पे ब्राह्मणाबाद को भी कैप्चर कर लिया गया। ब्राह्मणाबाद को कैप्चर करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम का प्लान था कि वो फर्दर और एरियाज को भी कैप्चर करें। लेकिन उधर बगदाद में वहां पे हुकूमत चेंज हो जाती है, न्यू खलीफा आ जाते सुलेमान बिन मालिक और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया।
अब मोहम्मद बिन कासिम की डेथ के बारे में कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया तो यहाँ पे राजा दाहिर की दो बेटियां थी, एक सुरैया देवी और एक पमला देवी। उन्होंने उन दोनों को बगदाद भेज दिया। बगदाद पहुंचने पे पमला देवी ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने मेरे साथ ज्यादती की है, तो सुलेमान बिन मालिक ने हुक्म दिया कि उनको वापस मोहम्मद बिन कासिम को बगदाद लाया जाए। तो कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि उनको तने में बांध कर बैल की खाल में सी कर लाया गया। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं रास्ते में उनकी डेथ हो गई, कुछ कहते हैं कि बगदाद में जेल में उनकी डेथ हो गई। अब देखते हैं कि इस एक्सपीडिशन के इफेक्ट क्या थे। सबसे पहला तो यही था कि जो अरबिक थी वो इंट्रोड्यूस हो गई थी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन दिस एरिया, और एक न्यू डायलेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। जितनी भी हिंदू की बुक्स थी वो अरबिक में ट्रांसलेट हुई थी, और एक न्यू डायलेक्ट आया था संस्कृत। उसके अलावा जो सी पायरेट्स थे सिंध के, तो उन जिनको प्रोटेक्शन दी हुई थी राजा ताहिर ने, वो क्रश हो गए थे। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ था कि सी ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गई थी, और देबुल जो था वो बिजिएस्ट और मोस्ट प्रॉस्पेक्ट सेंटर बन गया था। अब क्योंकि जो मुस्लिम ने सिंध को कॉन्क्वेस्ट किया था तो वो पीस और प्रॉस्पेरिटी लेके आए थे इस रीजन में। तो जितने भी लोकल लोग थे उनकी जो पहले लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी राजा दाहिर के दौर में, तो उनको थोड़ी सी रिलीफ मिली थी, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने लीनियंट पॉलिसी यूज़ की थी जितने भी लोकल लोग थे उनके लिए। अब हर एक बंदे को उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम दी हुई थी। इवन जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे लोकल रिलीजन के, उनको सैलरीज दी जाती थी गवर्नमेंट फंड से। कोई एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं की गई थी। टैक्सेस वगैरह को खत्म करके जिजिया इंपोज कर दिया गया था। हर एक बंदे को इक्वली ट्रीट किया जाता था। लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर कर लिया था। जितने भी गरीब लोग थे, स्पेशली जो बुद्धिस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे मुस्लिम्स की पॉलिसी से। उनमें से बहुत सारे बुद्धिस्ट ने इस्लाम कबूल कर लिया था। बहुत सारी मस्जिदें बनवाई गई थी, मदरसे बनवाए गए थे जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं उनमें। और उसके अलावा एक ये इस तरह का दौर था कि सिंध जो था एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था इस्लामिक लर्निंग का। बाद में बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स, राइटर्स और पोइट्स इसी एरिया से इमर्ज हुए थे, जिन्होंने नॉलेज को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया है बाद के टाइम में। और मुस्लिम जो थे उन्होंने इंडियन साइंसेस को भी बहुत ज़्यादा सीखा था, जैसे मेडिसिन हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मेडिसिन मैथमेटिक्स हो गया। मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, ये तीन इंडियन साइंसेस मुस्लिम्स ने सीखी थी। उसके अलावा संस्कृत की जितनी भी बुक्स थी वो ट्रांसलेट हुई थी अरबिक में। बाद में हारून रशीद के दौर में बहुत सारे हिंदू स्कॉलर्स जो थे उनको बगदाद में इन्वाइट किया गया था। उसके अलावा जस्टिस सिस्टम मुस्लिम्स लेके आए थे, क्योंकि हिंदू में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है, तो मुस्लिम्स में जस्टिस सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए हिंदू भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे मुस्लिम्स की पॉलिसी से। अब कॉजेज क्या थे फेलियर के? 1850 में जब अब्बासिद खिलाफत आती है तो उन्होंने इस एरिया को इतना इंटरेस्ट दिया ही नहीं, उन्होंने इस पर इतनी अटेंशन दी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से उनको टैक्स इतना ज़्यादा नहीं मिलता था, टैक्स कलेक्शन यहाँ पे बहुत कम थी। उसके अलावा यहाँ पे कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद इस एरिया को मुस्लिम्स ने टोटली इग्नोर कर दिया। किसी ने इस पे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट बनाने की कोशिश ही नहीं की। उसके अलावा क्रांता सेक्ट बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा था इस एरिया में। मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद और ज़्यादा मुस्लिम रूलर्स नहीं आए इस एरिया को कैप्चर करने के लिए अंटिल महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो गजनविद डायनेस्टी थी ये किस तरह से इस्टेब्लिश हुई है। गजनविद डायनेस्टी जो थी इसका नाम आता है गजनी से। गजनी जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है उससे आता है, और इसकी जो बुनियाद रखी थी वो रखी थी अलब्तगीन ने। अलब्तगीन ही वाज अ टर्किश ऑफिसर। अलब्तगीन की डेथ के बाद उनके जो सन इन लॉ थे सबक्तगीन, सबक्तगीन बन गए रूलर, बन गए डायनेस्टी, गजनविद डायनेस्टी के। जब सबक्तगीन बनते हैं, रूलर बनते हैं वहाँ के, तो उसके बाद जो हिंदू शाही रूलर थे जो पंजाब के या नॉर्दर्न एरियाज़ के जितने भी थे, उनको ये लगने लगा कि एक बहुत बड़ी मुस्लिम जो पावर है वो राइज कर रही है उनके नेबरहुड में, और उनको उससे थ्रेट था, वो उसको ख़त्म करना चाहती थी। तो जितने भी हिंदूज थे उन्होंने ये काम किया कि राजा जयपाल की लीडरशिप में अलाइंसेस बनाए और उन्होंने सबक्तगीन पे, गजनी पे हमला कर दिया। जयपाल को शिकस्त हुई। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उसने प्रॉमिस किया कि वो ट्रिब्यूट पे करेगा, लेकिन वापस जाने के बाद उसने बगावत कर दी और दोबारा से दूसरे हिंदू राजा को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद दोबारा से अटैक किया सबक्तगीन पे 991 में। दोबारा से उसको शिकस्त हुई और उसको बहुत ज़्यादा हैवी रैंसम पे करना पड़ा, और कुछ दो इलाके थे पेशावर और लमगन, ये दोनों भी मुस्लिम्स को देने पड़े। अब इस दौरान क्या होता है कि सबक्तगीन की डेथ हो जाती है और उनके बेटे महमूद गजनवी जो होते हैं वो थ्रोन को संभालते हैं 998 में। जयपाल ने यहाँ पे ये जो सिचुएशन थी इसका फ़ायदा उठाना चाहा और उसने दोबारा से उसने हमला किया, लेकिन इस दफ़ा महमूद गजनवी ने उससे लड़ाई की। और महमूद गजनवी ने जो 17 बाद इंडिया पे हमला किया था ये उसकी फर्स्ट लड़ाई थी राजा जयपाल के साथ। यहाँ पे भी राजा जयपाल को शिकस्त होती है। तो महमूद गजनवी ने क्यों अटैक किया? तो सडन कॉज यही था कि राजा जयपाल और जो हिंदू जो थे वो इमर्ज हो रहे थे। और बहुत सारे हिस्टोरियन ये कहते हैं कि महमूद ने 17 दफ़ा इंडिया को इसीलिए इन्वेड करने की कोशिश की, वहाँ पे हमले किए हैं, क्योंकि हिंदू राजा और महाराजा जो थे वो हमेशा बिजी रहते थे कि कॉन्स्पिरेसीज करते थे इनके अगेंस्ट, महमूद गजनवी के अगेंस्ट। उसके अलावा जो हमने पीछे बात की क्रांता सेक्ट की, वो भी बहुत ज़्यादा गजनी की तरफ स्प्रेड कर रहा था, तो उसको भी एंड करना था। और कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि महमूद गजनवी ने का जो पर्पस था वो इकोनॉमिक कॉज था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, यहाँ पे गोल्ड के टेम्पल्स थे, तो इसलिए महमूद गजनवी ने हमले किए हैं हिंदुस्तान पे।
लेकिन मुस्लिम्स इस चीज़ को नहीं मानते। मुस्लिम कहते हैं कि जब आप किसी एक जगह पे हमला करते हैं तो जो माले गनीमत होता है वो आपका हक है। महमूद गजनवी ने जो 17 हमले किए, इसमें सबसे जो फेमस है वो सोमनाथ का मंदिर है, जो कि उन्होंने 10, 25 और 26 में किया था। कहते हैं कि ये इंडिया का पॉलिटिकल सेंटर था, पॉलिटिकल हब था, वहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे शिव जी की एक मूर्ति थी जो कि पूरी सोने की बनी हुई थी और उसमें सोना भरा हुआ था। और इंडियन हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि उसको लूटने के लिए महमूद गजनवी आए थे। लेकिन मुस्लिम्स कहते हैं कि ऑब्वियसली जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो रिलीजियस पर्पज ये होता है कि जहाँ पे आप लड़ाई लड़ते हैं और आपकी फतह होती है तो जो माले गनीमत होता है वो आपका हक होता है। महमूद गजनवी की जो 17 एक्सपीडिशन थी, ही डिड कॉन्क्वेर नंबर ऑफ प्लेसेस इन द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन उन्होंने रूल कभी भी वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं किया, क्योंकि किसी भी जगह पे रूल इस्टेब्लिश करने के लिए 4 चीज़ों का करना जरूरी होता है। सबसे पहले आप उस जगह पे अटैक करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भी अटैक किया बट वो वापस चले गए। सेकेंडली आपने एनेक्स करना होता है, उस एरिया को अपने एरिया में इंक्लूड करना होता है, शामिल करना होता है। थर्ड आपने कंसोलिडेट करना होता है, वहाँ के लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। और थर्ड क्या होता है, आपने वहाँ पे फोर्थ क्या होता है, वहाँ पे आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ये होता है कि जब लोग आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उस पर चलने लगते हैं, जो आपके रूल को मान लेते हैं, तो तब आप क्या करते हैं, वहाँ पे रूल इस्टेब्लिश करते हैं। अगर आपको लोग एक्सेप्ट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, तब आप प्रॉपर वहाँ पे रूल करने लग जाते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भी वहाँ से हमले किए तो वापस चले गए थे, और इसी तरह महमूद गजनवी ने भी हमले किए और वापस चले गए। महमूद गजनवी की डेथ के बाद जो गजनवी डायनेस्टी थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, क्योंकि उनके जो सन थे मसूद और ग्रैंड सन थे महमूद, वो इस तरह से गजनवी डायनेस्टी को संभाल नहीं पाए थे। लेकिन उस दौर में भी लाहौर जो था एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस था गजनविद एम्पायर का। बाद में गजनविद रूलर जो थे उन्होंने हेडक्वार्टर को मूव कर दिया था गजनी से पंजाब में, और रूल किया था पंजाब में लाहौर को, मुल्तान को, पेशावर को, एंड हाफ ऑफ द सेंचुरी तक वहाँ पे रूल करते रहे हैं अंटिल के मोहम्मद गोरी आए हैं, और मोहम्मद गोरी ने उनको शिकस्त दे दी है। मोहम्मद गोरी के पीरियड को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको दिल्ली सल्तनत में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका हाफ पोर्शन दिल्ली सल्तनत में आता है। हम देखेंगे इसके इफेक्ट्स क्या हुए थे। ये जो कंपेन्स थी या जो हमले थे जो महमूद गजनवी ने किए थे, तो सबसे पहला यही था कि इस्लाम ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, ठीक है, हिंदू शाही किंगडम जितनी भी थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके अलावा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के लिए एक रास्ता खुल गया था। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद गोरी को नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच।